नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, डियर, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की क्लासेस में लेकर आता हूं पॉलिटिकल साइंस की पर डे शाम 5 बजे टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और क्लासेस डेली पब्लिक नहीं होती हैं, कुछ दिन क्लासेस पब्लिक होती हैं, उसके बाद ऐप पर चलती हैं। जो बच्चे पेड बैच में जुड़े होते हैं उनके लिए क्लासेस अवेलेबल होती हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं, भारतीय संविधान और उसके स्रोत। अभी तक हम लोगों ने जो 4-5 क्लासेस की, जिससे हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन से देखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा था, चाहे वो महात्मा गांधी का चंपारण मूवमेंट रहा हो, खेड़ा मूवमेंट रहा हो, सवर्णविज्ञा, भारत छोड़ो, तमाम देखे। फिर उसके बाद संवैधानिक विकास से हम लोग तमाम एक्ट के बारे में देखे, 1813 से लेकर के 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक। इसके बीच में 1909, 1915, 1935 का अधिनियम, तमाम अधिनियम हम लोगों ने देखे। और कैसे संविधान सभा निर्मित हुई, कैसे कैबिनेट मिशन आया, कैसे क्या क्रिप्स प्रस्ताव था, अंतरिम सरकार कैसे बनी, अंतरिम सरकार में कौन कौन मंत्री थे, किस पद पे थे, कौन सी समितियां थी संविधान सभा में, संविधान सभा की बैठक, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो आज हम उसके आगे चलते हैं, भारतीय संविधान और संविधान के स्रोत। टॉपिक आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी, योगेंद्र जी, गोविंद, नीरज, देवभास्कर, वेदिका, सभी लोग को हमारा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का। चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के बारे में जो हम बात करते हैं, इसके स्रोत भी हम आज देखेंगे। यहाँ पे हमने किस संविधान से क्या क्या लिया है, तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मुद्दा जो आता है, भारतीय संविधान, संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में बात करें, डिफिनेशन देख लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता दूं, जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की क्लास करना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, साथ ही साथ नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ की क्लास पहले टीचर्स एकेडमी पर चलती थी, लेकिन अब इसकी सेकंड ब्रांच यूजीसी एकेडमी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे नेट जेआरएफ की क्लासेस स्पेशल अलग से चलती हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का जो नंबर है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच। और आपका नंबर संस्था का है 9628 95 92 37 9628959237। ये नंबर है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। संविधान होता क्या है, तो एक लाइन में क्लियर कर दूं कि संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार को चलाया जाता है। जी हाँ, संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार को चलाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कहीं का संविधान लिखित होता है, कहीं का अलिखित होता है। कहीं का संविधान बड़ा होता है, कहीं का छोटा होता है, कहीं का बहुत कठोर होता है, कहीं का बहुत लचीला होता है। आपको पता है कि भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, सभी को पता है। तो भारतीय संविधान किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, दो शब्द इस्तेमाल किए, नियम और कानून। कानून वो होता है जिसका उल्लंघन करने पे आपको सजा का प्रावधान है। नियम वो होता है अगर आप उल्लंघन करते हैं तो सजा नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में मूल अधिकार दिया गया है। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी बंदा आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे फिर सरकार हो, राज्य सरकार ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पे किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। तो नियम वही होते हैं जिसके सजा का प्रावधान नहीं है, और कानून वो होते हैं जिसके लिए सजा का प्रावधान होता है उल्लंघन करने पर। तो संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की सरकार को चलाया जाता है। हमने भारत देश के संविधान के बारे में पढ़ा था, सभी लोग को नमस्कार, कि किस देश के संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा था, तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। तो कैसे संविधान कब लागू हुआ था भी हमने देखा था। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली हैं और लेकर के अपने देश का संविधान बनाया है। तो स्रोत में सबसे पहले हम बात यहाँ पे करने वाले हैं अमेरिका की। जी हाँ, अमेरिका की प्रश्न भी आते हैं अच्छे खासे, कहाँ से कौन से पूछे गए हैं, हम साथ में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। भारत देश के संविधान निर्माताओं ने जब कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया, जिस देश के संविधान से हमको जो चीज बढ़िया लगी, हमने उसे वहां से अडॉप्ट कर लिया। और इसीलिए भारत देश के संविधान को एक नाम, एक टाइटल दिया गया था,
उधार का थैला, कई बार पूछा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जामों में कि उधार का थैला किस देश के संविधान को कहते हैं। भारत देश के संविधान को उधार का थैला कहते हैं। जिस देश के संविधान से हमको जो बढ़िया लगा हमने ले लिया, अपने देश के संविधान में रख दिया। तो उधार का थैला याद रखिएगा, किस देश के संविधान को कहते हैं, भारत देश को। नमस्कार, गुड इवनिंग, हरे कृष्णा, स्वागत है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका से हमने जो लिया है, मौलिक अधिकार लिया है, फंडामेंटल राइट हमने लिया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में शायद मैंने पहले भाग 4 बोल दिया था क्या, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों का जो जिक्र किया गया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लेने का काम किया है। इसके अलावा, इन सब के अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात अगर होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव आता है जिसको हम लोग कहते हैं महाभियोग प्रस्ताव या इम्पीचमेंट बिल। ये हमने से लिया है, हाँ यही से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात अगर हम करें, उसका ही प्रावधान हमने यहीं से लिया है। निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभाएं हैं वहाँ के भी सदस्य इसमें वोट देते हैं। तो निर्वाचक मंडल का सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, निर्वाचक मंडल का सिस्टम भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अमेरिका से ली है, वो ली है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की बात हम कर रहे हैं, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से लेने का ही काम किया है। जैसे कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, ये चीज़ भी हमने अमेरिका से ही ली है। ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। उधार का थैला कहा था जी, बिल्कुल शिवमपाल जी, हमने स्टार्टिंग में बताया उधार का थैला कहते हैं। क्यों कहा जाता है अभी मैंने बताया आपको। ये हमने यहाँ से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने यहाँ से ली है, सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट भी हमने यहीं से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यहीं से लिया है। जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये चीज भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेने का काम किया है। ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लेने का। गुड इवनिंग शिवमपाल जी, स्वागत है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जितना आप देख रहे हैं, ए से लेकर जेड तक जितनी मैंने बातें यहाँ पे लिखी हैं, सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाना हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, सब हमने यहीं से लिया है, अमेरिका से। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी। दूसरा आता है ब्रिटेन, दूसरा आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ली है भारत देश के संविधान में, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में था उस समय, तो वहाँ से हमने लिया कि हमारे यहाँ भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, संसद के माध्यम से शासन होगा केंद्र में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यहीं से लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। आज हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने लिया है। साथ ही साथ अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात हम करें, यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद को, जो मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ होता है, आप सभी को पता है मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आप सभी को पता है, हम पढ़ाएंगे आगे, सब सारे पॉइंट आप पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये हमने यहीं से लिया। आप सभी को पता है
नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। मंत्रिपरिषद के बारे में जो हम बात करते हैं तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट, ठीक है, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप या सहायक मंत्री। और इन्हीं तीनों मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आप भारत देश के संविधान में सॉरी, जब आप भारत देश के संविधान के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक तरीके से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मंत्री होंगे, एक भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया कि भैया यू आर गिल्टी, तुम मंत्री बनने लायक नहीं हो, तुम्हारे खिलाफ ये प्रस्ताव आया है, अगर पास हो गया तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। और ये चीज जहां से हमने ली है वो है हमारा, कहां से, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हमने लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। प्रेरणा नरेश जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये हमने यहीं से लिया है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हमने लेने का काम किया है। इन सब के अलावा ब्रिटेन की पार्लियामेंट से हमने और क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिया है वो लिया है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमसे पूछा जाता है हम कहाँ के नागरिक हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक। हम कभी ये नहीं कहते कि हम भारत देश के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के तेलियरगंज के रसूलाबाद घाट के नागरिक हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम भारत देश के बिहार के पटना में हम वहां के नागरिक हैं। नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। हमको सिर्फ एक नागरिकता मिली है, भारत की, केंद्र की, भारत देश की सिंगल सिटीजनशिप। ये नहीं है कि भारत देश की नागरिकता अलग, उत्तर प्रदेश राज्य की नागरिकता अलग, जी नहीं। कनाडा में दोहरी नागरिकता है, कनाडा में, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इकहरी नागरिकता है कि हम भारत देश के क्या है, नागरिक हैं। ये सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से ही लेने का काम किया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटेन से हमने लिया है। इन सब के अलावा कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, और साथ ही साथ जो है कानून का शासन, जैसे कि हमारे देश में है, ये कानून है, आपको मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ये कानून का शासन हमारे देश में, हमारा किसी राजा का शासन नहीं है, जनता शासन चुनती है और कानून के आधार पर शासन वो बंदा काम करता है, बंदा काम करता है, तो कानून का शासन है। साथ ही साथ कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो एक साथ, हाँ, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना, बिल्कुल इसी को बोलते हैं देवभास्कर जी। और इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में जब कानून बनता है, इस हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी वर्ड आ रहे हैं तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। जैसे केंद्र में कानून बनता है तो संसद के, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, लागू करेंगे, तब जाके वो कानून बनता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। कहां से ली है, ब्रिटेन से लेने का काम जो हमने किया है। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तीसरा नाम आते हैं हम लोग आयरलैंड, आयरिश। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आप सभी को पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 में है एट द प्रेजेंट टाइम, और आर्टिकल नंबर 36 to 51, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। तो ये सॉरी, ये जो चीजें हैं डायरेक्टिव प्लान, जिसमें बताया गया है
जितनी बातें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताई गई हैं उसमें कहा गया है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज उपलब्ध कराए। ठीक है, ये हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की जो विधि है, दूसरा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत करने की विधि। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे पार्लियामेंट में जो उच्च सदन होता है, मतलब राज्यसभा, उसमें 12 यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो जो मनोनीत करने की विधि होती है वो भी हमने यहीं से लिया है, आयरलैंड से लेने का काम जो है किया है। इस चीज को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा आता है जर्मनी से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है जिसको हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। ये हमने इसमें क्या लिया है, इसमें यह लिया है कि इमरजेंसी टाइम पीरियड में, आपातकाल में, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन, कि अगर इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, आप सभी को पता है आपातकाल के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ये हम उसको बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, हम उससे बात करेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो उस दौरान हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, एक राइट को छोड़कर के, जीवन जीने के अधिकार को छोड़ करके, कि हम मर नहीं जा सकते। साथ ही साथ आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आते हैं कि दो चीजें आती है उसको छोड़ करके, कि इमरजेंसी लगी है चलो सुसाइड कर लेते हैं ना, आप मर नहीं सकते हो, आपको मरने का अधिकार संविधान नहीं देता है, जीने का अधिकार है। मरने के संविधान बात को लेकर तमाम बातें हैं, हम उससे बात करेंगे। तो ये चीज हमने कहां से ली है, ये जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा आता है भैया दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिया है वो लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन, कि संविधान में संशोधन हो सकता है। तो आप सभी को पता है भारत देश के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि 3 तरीके से संशोधन हो सकते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, 2/3। तीसरा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 368, उससे बात करेंगे। सारा पढ़ना है, 25 भाग हैं, 2500 भाग को पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल को एकदम खंगार देंगे। आप टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेकर के, हाँ बिल्कुल, कि सर कितना आर्टिकल कैसे याद होगा, सब याद भी नहीं करना है, हम बताएंगे आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने कहां से ली है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लेने का काम जो है किया है। फिर आता है एक सोवियत संघ। आज फिलहाल आप एग्जाम में आप सोवियत संघ नहीं लिखता, रूस लिखेगा। यहां से हमने जो लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ली है वो लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 51 में है, भाग 4 में, पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 51A इसमें है। पहले ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, हाँ बिल्कुल। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर यह कमेटी बनाई गई थी स्वर्ण सिंह जी के नेतृत्व में, और फिर फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू अनुच्छेद 51 के काम में ऐड किया गया था। एक संशोधन और हुआ था इस समिति के संशोधन के आधार पर, बाद में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, बाद में एक संशोधन और हुआ और संख्या हो गई 11। एट द प्रेजेंट टाइम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हम पढ़ेंगे संशोधन कौन सा था, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A हम पढ़ेंगे भाग 4 में। तो ये चीजें हमने कहां से ली है डियर? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, या आप कह सकते हैं एट द प्रेजेंट टाइम रशिया कह सकते हैं, वहां पे हमने लिए हैं। इन सब के अलावा एक देश और आता है, उस देश का 7वां नाम आता है कनाडा का। कनाडा से हमने बहुत सी चीजें ली हैं, कुछ चीजें ली हैं जैसे फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय संरचना। तो संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, आप क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म चैप्टर दिया है। मैं अपनी कई सारी क्लासेस में कहता हूं एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म यानी संघवाद, फेडरल यानी संघ, संघीय संरचना। तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें यह बताया जाता है कि पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर देन 2 लेवल। जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर पर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। हमारे देश में 2 से अधिक स्तर पर डिवाइड है। केंद्र सरकार के पास पावर है 1, वो हो गया। राज्य सरकार के पास कुछ पावर है, वो 2 हो गया। और तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जिसे हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके पास अलग है। तो हमारे यहाँ मोर देन 2 लेवल पे, 2 से अधिक स्तर पे पावर डिवाइड है। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो संघीय प्रारूप आप देख रहे हैं, संरचना, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लेने का जो है काम किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है डियर, आप सभी को पता है। और इस गवर्नर को अपॉइंट करने का काम करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आता है केंद्र में। तो एग्जाम में तो ऐसे लिखेगा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। सेंट्रल में आता है, केंद्र में राष्ट्रपति आता है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या 2 राज्यों का एक बंदा राज्यपाल होगा, सैलरी डबल मिलेगी? नहीं, वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट क्या कैसे करेगा। ठीक है। तो केंद्र में, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ठीक है। मौलिक अधिकार भारत में कब लिए गए शिवमपाल जी? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी समय लिया गया था फंडामेंटल राइट्स, आज नहीं लिया गया है, ठीक है, उसी समय लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा होगी। ये चीज भी हमने कहां से लिया है? कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने लेने का काम किया है, यहां से लिया है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा शेष अधिकार केंद्र के पास होंगे, ठीक है। शेष अधिकार केंद्र के पास होंगे। केंद्र के पास होंगे सेंस हमारा यहां पे है अवशिष्ट शक्तियों से। आप सभी को पता है कि भारत देश के संविधान में 3 तरह की सूचियां होती हैं। एक होता है संघ सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। एक होता है राज्य सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, राज्य विधानमंडल के पास होता है। एक होती है समवर्ती सूची, जिसपे कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे कानून। हालांकि कानून बनाते वक्त उसे मतभेद अगर हो गया तो बात हमेशा संघ यानी केंद्र की मानी जाएगी। बहुत ऐसी चीजें हैं जो तीनों सूची में नहीं है, तो वो उनसे संबंधित जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, कि अवशिष्ट शक्तियों पे कानून कौन बनाएगा, जो बचे हुए अधिकार हैं उस पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बिल्कुल बन सकता है, देवभास्कर जी, ठीक है। क्लियर हो गया? अवशिष्ट शक्तियां या शेष अधिकार केंद्र के पास होंगे।
इसके अलावा अगला नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले लिया? जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो संविधान में अभी मैंने बताया कि 3 तरह की सूचियां होती, 3 तरह के लिस्ट होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है यानी समवर्ती सूची होती है, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया है। साथ ही साथ हमने ऑस्ट्रेलिया से और भी चीजें ली हैं, जैसे कि ज्वाइंट सेशन दोनों सदन मतलब संसद के, पार्लियामेंट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन का प्रावधान, ये भी हमने यहीं से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। आप सभी को पता है कि जब पार्लियामेंट में बिल आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, विधेयक जिसे कहते हैं, जब वो संविधान में आते हैं तो उसको विधेयक, प्रस्ताव या बिल कहते हैं। कई तरह के होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं, विशेष विधेयक होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो जो साधारण विधेयक होते हैं सदन में लाए जाते हैं तो उसे वोटिंग होती है कि ये विधेयक पास होगा तभी जाके कानून बनेगा। तो साधारण विधेयक कैसे पास होते हैं? ऐसे संसद में लाया गया, संसद में एक सदन है, एक हाउस है लोकसभा एंड सेकंड है राज्यसभा। लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा में जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट रहेंगे और जितने लोग वोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने प्रेजेंट रहेंगे और जितने वोट करेंगे, जरूरी नहीं सब वोट ही करें, कोई बाइकआउट कर जाते हैं, जितने लोग उपस्थित रहेंगे और वोट देंगे। हाँ बिल्कुल 108 अनुच्छेद बहुत पॉपुलर है, 108 आर्टिकल, संयुक्त बैठक। जितने लोग वोट करेंगे आधे से ज्यादा, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 का आधा हो गया 50, एक भी उससे ज्यादा है, अगर 51 लोगों ने कह दिया बिल पास, प्रस्ताव पास, 49 लोग फेवर में नहीं है, तब भी बिल पास हो जाएगा। सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी होगा, आधे से ज्यादा चाहे एक ही क्यों ना ज्यादा हो, कह देंगे पास तो बिल पास हो जाएगा, और दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति कानून बना देगा। लेकिन मान लीजिए एक बिल लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में फंस गया, अटक गया बिल, साधारण प्रस्ताव, विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साधारण बिल की बात कर रहा हूं, साधारण प्रस्ताव की, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में अटक गया, मामला डिस्प्यूट्स, आपस में मतभेद। उस कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों की, कौन? राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा, कहागा भैया लोकसभा के लोग आ जाओ हवेली पे, राज्यसभा के लोग तुम आ जाओ हवेली पे। दोनों लोग आएंगे, कहेंगे आप वोट करो। तो यहां पे पावर लोकसभा के पास ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लोकसभा के पास सदस्यों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। ये हो जाता है। हम बात करेंगे, संसद पढ़ेंगे तो उस पर और डीपली बात करेंगे, कैसे पावर ज्यादा हो जाती है, हम बात करेंगे। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, याद रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है, बट उस बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, बट उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फंस जाते हैं, सरल प्रश्न है लेकिन फंस जाते हैं। बुलाएगा वो, अध्यक्षता करेगा वो। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, इसकी बात भी कहां से की गई है? ऑस्ट्रेलिया से की गई है, यहीं से हमने लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लेने का काम किया है। वाणिज्य एवं स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, ट्रेड करना, कॉमर्स, ये सब ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के बाद 9वां जो कंट्री आती है हमारे लिए, वो आती है फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। ठीक है, किसी भी देश को गणराज्य कब कहते हैं? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष
जनता द्वारा चुना जाता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। राष्ट्राध्यक्ष मतलब जो देश का मुखिया होता है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, तो हम कह सकते हैं भारत एक गणराज्य है, क्योंकि हमारे देश का जो मुखिया है वो जनता द्वारा चुना गया है, भले ही अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। ठीक है अम्ब्रीला जी, तो ये चीजें होती हैं। तो फ्रांस के हमने गणतंत्री शासन व्यवस्था ली है, जैसे कि हमारे देश में है। ठीक है, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता और गणतंत्र, ये सब हमने फ्रांस से लिया है। ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा जब हम और ही बात करते हैं आगे, तो जो और ही बात करते हैं तो इसमें और भी चीजें आती हैं। दक्षिण अफ्रीका हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब आ गया। जापान हो गया, जापान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस होगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, कानून के द्वारा सब कुछ होगा। ये चीज हमने जापान से लेने का काम जो है किया है। इस तरह से आपने देखा कि हमने किस देश के संविधान से क्या क्या लिया हमने, और इसीलिए हम हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहते हैं, उधार का थैला कहते हैं। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं, इन सब के अलावा भारतीय शासन अधिनियम जो हमने पढ़ा था, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये हमने पढ़ा था। कहा जाता है कि लगभग भारत सरकार अधिनियम से 1935 से हमने उसकी लगभग 60 से 70 बातें उठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी हैं। भारतीय विधि का शासन, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जितनी बातें थी उसकी लगभग 60 से 70% बातें हमने उठा करके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी। ये बात यहां बताई गई है। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम के बारे में जब हम बात करते हैं, अब इसमें कुछ बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, जैसे लोक सेवा आयोग जो कि इसी अधिनियम के अंतर्गत था, हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल का कार्यालय होगा, कार्यालय। ठीक है, राज्य में राज्यपाल का कार्यालय होगा, हमने यहीं से ले लिया। हमारे देश में जो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356, 360, आपातकालीन प्रावधान भी हमने यहीं से ले लिया है, 1935 से ले लिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया क्या था कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया था। और भारत शासन अधिनियम से हमने आपातकालीन प्रावधान हमने ले लिया है। इन सब के अलावा बहुत चीजें हैं, न्याय व्यवस्था, संघीय योजना, मैंने कहा ना कि 1935 के अधिनियम से लगभग 60 से 70% चीजें हमने उठा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी। और इस तरीके से जा करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत देश के संविधान का निर्माण हुआ। संविधान में क्या क्या बातें ली गई, पूरी इस तरह से जाके बनी। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो 3-4 तरीके के प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला तरीका सिंपल, एक लाइन में पूछेगा, राष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है? आप बताओगे सर अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से। आप पूछोगे, एग्जाम पूछेगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया? आप बोलोगे ब्रिटेन से। 20 बार पूछा है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एफएलटी, जीआईसी, पॉलिटिकल साइंस में 20 बार पूछा है। सिंपल से ऐसे याद कर लोगे। दूसरा पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, और क्वेश्चन रहेगा
अमेरिका के संविधान से संबंधित कौन सी बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में सत्य हैं? तो उसमें लिखा रहेगा राष्ट्रपति व महाभियोग का प्रस्ताव सच है, हमने वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद सच है, हमने वहीं से लिया है। मौलिक अधिकार सच है, हमने अमेरिका से ही लिया है। चौथा ऑप्शन दे देगा इमरजेंसी के टाइम पीरियड में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का समापन, निलंबन, ये गलत है। इस तरीके से प्रश्न आएगा। ठीक, तीसरा तरीके का जो प्रश्न बनता है, एक साइड आपका लिख देगा कंट्री और दूसरी साइड लिख देगा उससे लिए हुए प्रावधान, और कहेगा कि इसमें से कौन सा एक युग्म, कौन सा एक जोड़ा गलत है। इसके सामने क्या लिखा है? ठीक है, हाँ चलो सही है। इसके सामने यहां से ठीक है, सही है, ए भी सही है, ए भी सही, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। जैसे लिख देगा अमेरिका का संविधान, यहां लिख देगा और उसके सामने लिख देगा एकल नागरिकता, तो आपको हो गलत है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, बाकी सब सही है। इस तरीके से ये दूसरा प्रोसेस ऐसे पूछेगा, एक तरफ देश लिखेगा, एक तरफ लिखेगा प्रावधान, और कह देगा भैया जोड़े मिलाओ, कूट मिलाओ, ABCD DBCA, इस तरीके से कूट मिलाओ। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो ये ऐसा तरीका होता है जहां से प्रश्न आए। और भाई साहब बता रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, दोस्तों बहुत पूछता है, बहुत देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, अरे ये तो हलवा है, लेकिन जब एग्जाम बैठते हैं ना, उस समय का प्रेशर कुछ अलग रहता है। और ऊपर से एग्जाम जब देने जा रहे हैं, रात भर बैठ के पढ़े हैं, अरे मत पढ़ो रात भर, एक दिन आराम करो, दबा के सो लो, माइंड फ्रेश रहेगा, नहा धो के जाओ, शांतिपूर्वक एग्जाम दो। 365 दिन में एक दिन नहीं पढ़ोगे तो मर नहीं जाओगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सर उसी टाइम में ज़्यादा याद होता है ये भी बात सही है भाई, मैंने भी किया है, लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मुझे लगा कि नहीं, एक दिन पहले रेस्ट करना चाहिए, वरना हौच पौच हो जाता है। सच बात है दोस्तों, माइंड फ्रेश रख के जाइए एग्जाम देने, टेंशन लेके मत जाइए। नहीं होता है, भगवान करे सबका हो जाए, नहीं होता है तो बस ये सोचिए भगवान ने इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ बनाया है, बनाया होगा, नो डाउट। ठीक, तो ये आपके भारतीय संविधान और संविधान के स्रोत थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब कल से आप लोगों की क्लास चलेगी वो भारतीय संविधान के 25 भागों में से भाग संख्या 1 से। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आएगा आप लोगों को। टॉपिक समाप्त होता है, समय तो मेरे पास अभी भी है 15-20 मिनट का है, लेकिन अब नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। जाने से पहले फिर बोल दूं, जो भी बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए बता दूं, आप भी TGT की तैयारी कर रहे हैं, आप भी PGT की तैयारी कर रहे हैं, आप भी LT की तैयारी कर रहे हैं, आप भी GIC की तैयारी कर रहे हैं, आप भी UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी है तो आप उसमें डियर अपना व्हाट्सअप भी छोड़ सकते हैं, आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। क्योंकि कल सैटरडे है, कल आपकी पब्लिक क्लास रहेगी शाम 5 बजे से, जैसे चलती है टीचर्स एकेडमी पर, और शाम 4 बजे से रहती है UGC एकेडमी पर, जो कि इसी की सेकंड ब्रांच है। और UGC एकेडमी में पॉलिटिकल साइंस नेट JRF की क्लासेस चलती हैं अलग से। तो जुड़ना चाहते हैं, संस्था का 2 नंबर यही है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। नेट JRF के बच्चे अगर आप जुड़ रहे हैं नए, तो UGC एकेडमी में जाके देखिए, आपका IR की क्लास चल रही है 5-6 दिन से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। हमने कल ब्रेटन वुड्स प्रणाली देखी थी IR में, आज हमने उत्तर दक्षिण संवाद देखा था। जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, कॉल बिजी है तो उसे व्हाट्सअप करिए 9628959237 पे। तो कल सैटरडे है, कल की क्लास पब्लिक होगी। कल के बाद जो क्लासेस आपकी चलेंगी, इसके आगे की सारी क्लासेस वो ऐप पर होंगी, UGC एकेडमी टीचर्स एकेडमी के ऐप पर होंगी, जहां पे पेड बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आप पैसा लिए हैं हमसे, एडमिशन लिए आपके यहाँ, पब्लिक पढ़ा दोगे तो इधर नाइंसाफी है। तो नाइंसाफी नहीं करेंगे दोस्त। ठीक है, चलते हैं फिर। कल मुलाकात होती है शाम 4 बजे UGC एकेडमी पे, टॉपिक IR का है, और शाम 5 बजे टीचर्स एकेडमी पे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सभी लोगों को हमारा तहे दिल से नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। GS सर, GK GS की सर तैयारी करना है सर, कलिए GS का बैच चलता है हमारे यहाँ, बिल्कुल है। एग्जाम दिसंबर जनवरी के बीच में कहा गया, डियर देखिए कब होता है, जब भी हो जाएगा। हर्ष सैन जी, आयोग ने पेपर दिया था, दिसंबर जनवरी में कराएंगे, अब देखते हैं।